हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु कुमार आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर फिर से आपका एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। स्टूडेंट से हमारा जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने बात की थी कि दो जड़ों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है और उससे जुड़ी हुई जो सामान्य जानकारी थी मैंने आपको बता दी थी और उससे जुड़ा एक कॉन्सेप्ट भी था हमारे पास में। मैंने आपको बताया था कि आपको दो प्रकार के समीकरण दिए जाएंगे और उन समीकरणों के माध्यम से आपको तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। पहला प्रश्न आपसे ये होगा कि समीकरण संगत होगा या फिर समीकरण असंगत होगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा रेखाओं की स्थिति, कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं समपाती होगी या रेखाएं समांतर की स्थिति में होगी। और तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा यह था कि समीकरण के कितने हल होंगे, एक हल होगा, अनंत हल होंगे या समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। इनकी मैंने आपको तीन स्थितियां लिखकर बताई थी, आपको बताया भी था कि इनको आप याद कर लें तो आपके आंसर एकदम सही निकलेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे आपको प्रश्नों के माध्यम से कोशिश करूंगा समझाने की, ताकि आपको हर चीज समझ में आए कि वो कॉन्सेप्ट क्या था। तो आज के इस सेशन और इस वीडियो के अंदर मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेड क्वेश्चन ये है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना करके हमें जवाब देने हैं तीन प्रश्नों के। पहला प्रश्न हमारे लिए क्या होगा, ये मेरे पास में प्रश्न है तीन। पहला प्रश्न है कि समीकरण संगत होगा या फिर असंगत होगा, रेखाओं की स्थिति कैसी होगी। रेखाओं की तीन स्थितियां आपको बताई थी मैंने, आपको पता है सारी बातें आपको। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया है समीकरण के कितने हल होंगे। ये आपको तीन क्वेश्चनों के जवाब देने इस प्रश्न में है। इसके लिए मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, आपके लिए दो क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास में ये है, ये क्वेश्चन लिया मैंने पहले आपको समझाने के लिए। इसमें आपको दो समीकरण यहाँ दे रखे हैं। पहला समीकरण आपको दे रखा है कि 3x + 2y बराबर दे रखा है आपको 5। समीकरण नंबर 2 दे रखा है आपको 2x - 3y बराबर 7। आपको दो समीकरण दे रखे हैं। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको दोनों समीकरणों से आपको 6 वैल्यू निकाल लेनी है। आपको बता भी रखिए 6 वैल्यू कौन कौन सी है। तो देखो मैं आपके इस क्वेश्चन के आंसर को स्टार्ट करता हूं। आप ढंग से सीखने की चीज को कोई कमेंट में हो तो जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले आपको करना है कि आपको यहाँ पर a1, b1 और c1, और इधर आपको लिख लेना है a2, b2 और आपको लिखना है c2। a1, b1 और c1 का मान मिलेगा आपको समीकरण नंबर 1 से, a2, b2 और c2 का मान मिलेगा आपको समीकरण नंबर 2 से। सबसे पहले मैं समीकरण नंबर 1 की बात करता हूं। तो देखिए मेरे पास में x का गुणांक यह आ रहा है 3, जो कि मेरे पास में किसका मान होगा, a1 का मान। तो a1 का मान तो हो गया 3। इसके बाद में मेरे पास y का जो गुणांक आ रहा है वो मेरे पास में आ रहा है 2, तो मेरे पास में b1 का मान हो जाएगा 2। अब देखिए आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर, इधर आपको इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, पक्षांतरण करना पड़ेगा। ये आपका c का वैल्यू है, जैसे ही आप 5 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो आपकी वैल्यू बन जाएगी -5, जो आपका c1 का वैल्यू होगा। ये बात आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी। सबसे पहला काम हमारा यही होगा। अब बात करते हैं हम a2, b2 और c2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें समीकरण नंबर 2 को देखना पड़ेगा। समीकरण नंबर 2 को हम देखेंगे तो हमारे पास में x का जो यहाँ पे गुणांक जो बन रहा है वो हमारे पास में आ रहा है 2, तो हमारे पास में a2 का वैल्यू बन जाएगा 2। ये बात आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से हम बात करते हैं जो y का गुणांक जो बन रहा है वो बन रहा है -3, तो हमारे पास में b2 का वैल्यू जाएगा -3। जैसे हमने 5 का इधर पक्षांतरण किया था उसी प्रकार से हम 7 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास में फाइनली जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी -7। ये बात उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी कि आपको दो प्रकार के समीकरण दिए जाएंगे और दोनों समीकरणों से आप ये 6 वैल्यू आप निकाल लेंगे आसानी से। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें जो अनुपात दे रखे हैं उनकी तुलना करनी है। देखो हमारे पास में अनुपात क्या होता है, पीछे बताया भी था आपको। अनुपात होता है a1/a2 इक्वल में लिख दो आप b1/b2 और इक्वल में क्या लिख दो आप c1/c2। पहले आप इनको लिख लीजिए, ऐसे नॉर्मली लिख लीजिए, इसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना है। हम बदलाव लास्ट के अंदर करेंगे कि आपकी जो वैल्यू पुटअप करने के बाद भी इसमें क्या चेंज होता है, उसी हिसाब से हम इसको चेंज कर लेंगे स्थिति को। देखिए सबसे पहले आपके पास में a1 और a2 का मान बताइए। a1 का मान आपके पास में है 3, तो ये तो बन जाएगा 3 a2 का मान आपके पास में 2, तो ये बन जाएगा 3/2। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। b1 का मान है हमारे पास में 2, तो ऊपर तो आ जाएगा b1 का मान 2। b2 का मान दे रखा है -3, तो आ जाएगा -3 इज इक्वल टू c1 का मान दे रखा है -5, c1 का मान हो गया -5 और c2 का मान दे रखा है -7। स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे तो आपके पास में इधर आ रहा है 3/2, इधर आ रहा है 2/3। क्या ये दोनों की दोनों वैल्यू बराबर है? क्या a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर है? क्या दोनों बराबर तो नहीं है? इधर आ रहा है 2, इधर आ रहा है 3, इसका मतलब बराबर है नहीं है। तो देखो अब क्या करेंगे, जो हमने ये स्थिति लिखी थी ये वाली, इसको हम चेंज कर लेंगे कि a1/a2 की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से रिप्लेस कर देंगे, तो इसको काट देंगे तो क्या बन जाएगा, नॉट इक्वल टू। आपको लिखा है भी था मैंने, ये कंडीशन नंबर 2 लिखाई थी
कि यदि a1 अपॉन a2 का मान अगर b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता है तो इसमें आपको 3 जवाब देने पड़ेंगे। पहला जवाब इसका आंसर क्या होगा, पहला क्वेश्चन क्या है, समीकरण संगत होगा या फिर असंगत होगा। आपको पता है कि समीकरण कैसा होगा, समीकरण संगत होगा। समीकरण कैसा होगा स्टूडेंट, संगत होगा। इसका पहला क्वेश्चन का जवाब तो ये रहेगा आपके पास में। दूसरा क्या पूछ रहा है कि समीकरण के आपके रेखाओं की स्थिति कैसी रहेगी। आपको बता रखा है कि यदि a1 अपॉन a2 का मान नॉट इक्वल टू हो b1 अपॉन b2 के, इस कंडीशन के अंदर रेखाएं कैसी होती है, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। क्वेश्चन नंबर सी जो आपके सामने है वो पूछ रहा है समीकरण के कितने हल होंगे। ये भी बता रखा है कि यदि आपके पास में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, उस कंडीशन के अंदर समीकरण का केवल एक हल होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अद्वितीय हल। एग्जाम में यही लिखा हुआ आएगा, अद्वितीय हल। ऑब्लिक इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एक हल। ये बात आपको अच्छी प्रकार से पूरी बात समझ में आ गई होगी। जो मैंने पिछले 2 वीडियो बनाए हैं, पहले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि व्यापक रूप क्या होता है, दूसरे वीडियो में मैंने आपको ये 3 स्थितियां बताई थी और तीनों के बारे में आपको बताया था डिटेल से कि आपको ये 3 क्वेश्चन पूछेंगे। और आज की सेशन वीडियो के अंदर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से इन कॉन्सेप्ट्स की पूरी डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। इसलिए मैंने आपको पहला क्वेश्चन ये लिया था, इसके बारे में आपको बता दिया है कि इस प्रकार से a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 की वैल्यू फाइंड कीजिए। आपके पास में कोई भी एक स्थिति बनेगी, आप उस स्थिति के आधार पर उन प्रश्नों के जवाब दे दीजिए। जहां पर ये स्थिति बनी मेरे पास में कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, ये आपको लिखा रखा है मैंने। और उसमें मैंने आपको ये बताया भी था कि इस स्थिति में पहला क्वेश्चन आपका ये होगा, समीकरण कैसा होगा, संगत होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और समीकरण का केवल एक या फिर अद्वितीय हल होगा। तो ये देखो 3 क्वेश्चन हमारे सामने आ गए। यदि हमारी कंडीशन याद है तो हम क्वेश्चनों के जवाब आसानी से दे पाएंगे। स्टूडेंट्स मेरा कॉन्सेप्ट बताने का काम है। इस जो वीडियो में बना रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं आपको मैथमेटिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना उसको समझा दूंगा मैं आपको अच्छी, ताकि आप क्वेश्चन जब भी करेंगे तो आपके पास में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्वेश्चन जितनी आप जरा प्रैक्टिस करेंगे आपके अंदर ऐसे मान के चलो कि आपका गणित उतना ही क्या हो जाएगा, अच्छा होता जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट आप इनको आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ये पहला क्वेश्चन मैंने समझा दिया। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है, तो देखो उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। देखिए आपके बारे में भी क्वेश्चन नंबर देखिए 2 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है कि देखो सबसे पहले हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हमें सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान। इधर दूसरा बॉक्स बना दीजिए, इधर लिखेंगे हम a2 का मान, इधर लिखेंगे हम b2 का मान, इधर लिखेंगे हम किसका मान, c2 का मान। तो देखिए स्टूडेंट समीकरण नंबर हम 1 की बात करते हैं और फिर समीकरण नंबर हम 2 की बात करते हैं। यहाँ पर संख्या भट्टे के अंदर आ रही है, तो मैंने देखो इसके अंदर कोई संख्या भट्टे के अंदर नहीं है रही, सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन है। कई बच्चों का मानना है कि सर जब संख्या भट्टे के अंदर आ जाएगी तो उस कॉन्सेप्ट को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे एग्जाम के अंदर। तो मैंने ये जो क्वेश्चन है ना वही भट्टे वाला लिया आपके लिए ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो। तो देखिए स्टूडेंट्स आप यहाँ समीकरण नंबर 1 की बात करेंगे तो 1 की बात करेंगे, देखो यहाँ पर x का जो गुणांक है वो आ रहा है 3/2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा a1 का वैल्यू हो जाएगा 3/2। इसके बाद में आपका जो y का गुणांक है वो आ रहा है 5/3, तो ये बन जाएगा 5/3 b1 का मान। इधर इसका क्या करेंगे हम पक्षांतर करेंगे तो ये बढ़ जाएगा -7। ये लो समीकरण नंबर 1 की तो बात हमने कर ली और 3 वैल्यू हमने फाइंड कर ली। उसके बाद हम बात करते हैं समीकरण नंबर 2 की। समीकरण नंबर 2 में देखेंगे तो नॉर्मल क्वेश्चन है आपके पास में, x का गुणांक यहाँ आ रहा है 9, तो इधर लिख देंगे हम 9। y का गुणांक हमारे पास में बन रहा है -10, तो इधर लिख देंगे -10। इधर इसका पक्षांतर करेंगे तो ये बढ़ जाएगा -14। ये बात आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी। अब हम लिखेंगे हमारी स्थिति में आपको बता रखा है कि पहले आप नॉर्मल स्थिति लिख दीजिए, उसके बाद उसको चेंज कर लेंगे। स्थिति क्या है हमारे पास में कि a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 और इक्वल में लिख दीजिए आप c1 अपॉन c2। इसके अंदर अपन जो कुछ बदलाव करेंगे ना वो लास्ट में कर लेंगे। क्वेश्चन को पुटअप इनकी वैल्यू पुटअप करने के बाद में चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स आप एक कॉन्सेप्ट ढंग से समझिए। सबसे पहले हम a1 की वैल्यू रखते हैं, तो a1 की वैल्यू हमारे पास में है 3/2 लिख देंगे, बटा लगा देंगे। और हमारे पास में a2 का मान कितना है 9, तो ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू का चिन्ह लगा दीजिए। b1 का वैल्यू है 5/3, तो ये बन जाएगा 5/3 और बट्टे में कितना आ जाएगा बोलिए, b2 का वैल्यू है -10, तो ये बन जाएगा -10 इज इक्वल टू c1 का वैल्यू है मेरे पास में -7 और नीचे कितना लिख दूंगा -14। इतना लिखने के बाद में क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो ये जो 9 है ये बट्टे के नीचे है, तो ये देखो बट्टे के नीचे संख्या कौन सी 9 है। इधर बट्टे के नीचे कौन है 2, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा ऊपर, ये तो आ जाएगा 3 का 3
और ये 9 किससे गुणा हो जाएगा, 2 से, तो बन जाएगा 9 दूनी 18। ये बात आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। ये संख्या इस बट्टे के नीचे लिखी हुई, तो ये संख्या इसके बट्टे की, तो इसको आप क्या करेंगे, इससे 2 से उसको गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/18। 9 से गुणा हो गया 2 तो 18 बन गया। इसी प्रकार से ये 3 किससे गुणा हो जाएगा, 10 से, तो कितना बन जाएगा 30। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा 5/-30 इज इक्वल टू में लिखा हुआ है माइनस के 7/14। 3 से काटेंगे इसको तो ये बन जाएगा 3 एकम 3 और 3 छिके 18, 1/6 बन जाएगा। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5/1/6, तो हो जाएगा माइनस का 1/6। इसे कटेगा तो माइनस का चिन्ह लगा रखा है, दोनों तरफ माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 से कटेगा 14 कितनी बार, 1/2 बार। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अगर यहाँ आप देखेंगे तो आपके पास में देखो वैल्यू क्या बन रही है, यहाँ बन रही है 1/6, इधर भी क्या बन रही है 1/6। लेकिन देखो दोनों संख्याएं तो समान आ रही है, पर इनके चिन्ह देखिए आप, इनके चिन्ह अलग अलग आ रही है। ये संख्या पॉजिटिव प्लस की आ रही है, ये संख्या किसकी आ रही है, माइनस की। इसका मतलब ये बराबर तो नहीं है, संख्याएं बराबर है लेकिन इनके चिन्ह कैसे हैं स्टूडेंट्स, इनके चिन्ह अलग अलग आ रही है। इसका मतलब संख्याएं बराबर है नहीं है। चिन्ह अगर बराबर होंगे संख्या तो ही बराबर होगी, अन्यथा बराबर नहीं होगी। इसका मतलब 1/6 है वो नॉट इक्वल टू है किसके, माइनस का 1/6। तो नॉट इक्वल टू लगा देंगे, इधर हम नॉट इक्वल टू लगा देंगे। अब हमारी स्थिति को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से चेंज कर लेंगे। देखो अभी वापस हमारे पास में क्या स्थिति बन गई, हमने जो पहला क्वेश्चन किया था वही स्थिति हमारे पास में दोबारा बन गई है। जो हमारी स्थिति पहली बनी थी, देखिए स्टूडेंट्स इधर पहले क्वेश्चन में ये स्थिति बन रही है, इधर भी हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे पास में यही स्थिति बन रही है। इसका मतलब जो जवाब मैंने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर दिए थे वही जवाब हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड के होंगे। पहले में मैंने आपको जवाब क्या दिया था, मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा, आप समझ जाएंगे हर बातों को। कि देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है समीकरण कैसे होंगे। तो समीकरण कैसा होगा स्टूडेंट, समीकरण होगा संगत। कैसा होगा, संगत होगा। दूसरा क्वेश्चन है रेखाओं की स्थिति बतानी है, तो रेखाएं आपको बता रखी है कि इस कंडीशन में रेखाएं होती है प्रतिच्छेद। कैसी होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। और तीसरी कंडीशन हमारे पास में समीकरण के हल बताइए, तो समीकरण के कितने हल होंगे स्टूडेंट, समीकरण का केवल एक हल होगा। कितने हल होंगे, एक हल होगा। देखिए स्टूडेंट्स पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने इन दो एग्जांपल्स के माध्यम से मान लीजिए या क्वेश्चंस के माध्यम से आप मान लीजिए, मैंने जो पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया था व्यापक रूप से लेकर यहाँ तक कि जो मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं। पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको व्यापक रूप बताया था, व्यापक रूप के माध्यम से आपको क्या बताया गया था, व्यापक रूप में मैंने आपको ये A1 B1 C1 A2 B2 और C2 इन 6 वैल्यू निकालने के बारे में आपको बताया था। जो दूसरा वीडियो मैंने अपलोड किया था उस दूसरे अपलोड में वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आपके वहां में 3 स्थितियां होगी और 3 स्थितियों के आधार के ऊपर आपको समीकरण के संगत रेखाओं की स्थिति और समीकरण के हल के बारे में आपको बताना है। और तीसरा वीडियो में आपको लेकर आया हूं, जो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताए थे इन दोनों वीडियो को मिलाकर मैंने एक नया वीडियो अपलोड किया है आपके लिए। मान लीजिए आप इसके अंदर मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन लिए और दोनों क्वेश्चनों से मैंने आपको जो एक पूरा कॉन्सेप्ट इसको समझाने की कोशिश की है कि समीकरण के संगत रेखाओं की स्थिति, समीकरण के हल को आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे ताकि आपको ये पता चले कि वास्तव में क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए ये कॉन्सेप्ट, ये जानकारी आपको भली प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर इसको मोटिवेशन के लिए तौर पर इसको सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि जो बच्चे जिनको एग्जाम्पल रूप से गणित समझ में नहीं आता है या जिनको गणित थोड़ा टफ लगता है तो उसको हो सकता है उसके लिए थोड़ा लाभदायक साबित हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को ज्यादा लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू एंड धन्यवाद।